शिक्षण विधि या अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक, ये 5 हैं। इनका प्रश्न नहीं आया है, ये प्रश्न आ सकता है। तो उसमें विषय वस्तु, ठीक है, पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों का अनुभव, अध्यापक, सुविधाएं और वैज्ञानिक सिद्धांत कल हमने पढ़ा। तो ये आ सकते हैं अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक, कितने? 5। अब अध्यापन विधि के स्रोत, तो वो भी स्रोत हमने 5 पढ़ लिए थे। 5 पढ़ लिए थे। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत, 3 ये हो गए। चौथा शैक्षणिक सिद्धांत और 5वां समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। 5वां समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। इस प्रकार ये स्रोत भी पढ़ लिए थे, अध्यापन विधियों के स्रोत। उसके बाद कक्षा प्रबंधन, ठीक है। तो कक्षा प्रबंधन हमने आरंभ किया था। तो कक्षा प्रबंधन में छात्रों को या छात्रों के क्रम को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। तो यो प्रारंभिक छात्र, अनुभवी विद्यालयी छात्र और विशेष ध्यान देने योग्य छात्र। तो योग के छात्र 4 प्रकार के हैं, प्रारंभिक, अनुभवी, विद्यालयी और विशेष ध्यान देने वाले। तो इस प्रकार ये विभाजित है। नया नया आया है, कोई अनुभव है, पहले से कर रहा है स्कूल में जाके विद्यालय स्तर पे, और विशेष ध्यान दे रहे हैं। जिस पर विशेष ध्यान जो अपंग हो या कम जानता हो या उम्र का अंतर हो, भाषा का अंतर हो, लिंग का अंतर, इस सब में विशेष ध्यान वाला आ जाता है, विशेष ध्यान वाला आ जाता है। ठीक है, ये हमने कल देख लिया था। अब बैठने की व्यवस्था, ठीक है, बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था, कक्षा में बैठने की व्यवस्था पंक्तियों, अर्धचंद्राकार या छोटे गोले में की जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि प्रत्येक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होना चाहिए। प्रश्न आ सकता है, कक्षा बैठने की व्यवस्था में प्रत्येक छात्र को कितना? तो लगभग 40 वर्ग फीट, 40 वर्ग फीट। तो 6 बाई 6 का 36 होता है, तो लगभग 40 वर्ग फीट। तो एक व्यक्ति 6 का होता है, उसको 6 का स्थान चाहिए होता है, 6 बाई 6। तदनुसार कक्षा में व्यवस्था रखी जाए। भूमि पर दरी बिछी होना श्रेयस्कर है, परंतु यदि दरी उपलब्ध ना हो तो भूमि अच्छी प्रकार से स्वच्छ की गई हो। ठीक है, अन्यथा दरी कपड़े पर 6 फीट का स्वच्छ कपड़ा बिछा होना चाहिए, 6 फीट का। तो ये ध्यान रखना, 6 फीट ही इसका वो है, 6 फीट का स्वच्छ कपड़ा। 6 बाई 6, 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। ठीक है, इतनी जगह कम से कम तो 40 वर्ग फीट, और 6 फीट का कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा इन्होंने बोला बिछा होना चाहिए। अध्यापक का स्थान ऐसा हो कि प्रत्येक छात्र को अच्छी प्रकार से दिखाई दे। यदि छात्र समूह बड़ा हो तो अध्यापक दिखाई पड़ने के दृष्टि में एक मंच का होना श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अध्यापक ऐसी जगह हो जो सभी छात्रों को दिखाई दे। ठीक है, अन्यथा अब बोल रहे हैं यदि छात्र समूह बड़ा हो तो अध्यापक को मंच पर रहना चाहिए, डाइस पर रहना चाहिए। ये प्रश्न आ चुका है, फिर आ सकता है। ठीक है, बहुत से तो मंच बना होना चाहिए, अध्यापक को मंच पर, डाइस पर रहना चाहिए। छोटे समूह के लिए छात्रों को अर्धचंद्राकार बिठाना चाहिए। ये प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो छोटे समूह के लिए अर्धचंद्राकार, ये इस प्रकार। छोटा समूह है तो अर्धचंद्राकार बिठा देना चाहिए, ताकि प्रत्येक छात्र को अध्यापक दिखाई दे सके। और यदि मंच हो, डाइस हो, कैसा हो? घूमने वाला हो तो अच्छा है। मंच घूमने वाला हो तो अच्छा है, घूमने वाला हो तो अच्छा है। तो बस ये 3। छोटे समूह के लिए कक्षा कैसी हो? अर्धचंद्राकार।
ठीक है। और बड़ा समूह हो तो दृष्टि से एक मंच, तो उसके लिए शिक्षक के लिए मंच होना। अभी ये दो चीजें, अभी बड़े मंच के लिए कौन सा श्रेष्ठ है, छोटे मंच के लिए कौन सा, तो छोटे समूह के लिए अर्धचंद्राकार व्यवस्था ही श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना है। बड़े के लिए आगे और देख लेंगे। कक्ष अच्छी प्रकार से वेंटिलेटेड हो, अर्थात हवा की व्यवस्था उसमें आने जाने की हो, खिड़कियां इत्यादि हो, और अच्छा प्रकाश हो, अच्छा प्रकाश हो। ठीक है, इससे शिक्षक को बच्चे दिख पाए, बच्चे को शिक्षक दिख पाए। अब निर्देशन, योग के किसी विशेष अभ्यास को सीखना अभ्यास अध्यापक द्वारा स्पष्ट निर्देशन पर निर्भर होता है। योग के किसी विशिष्ट अभ्यास को सीखना किस पर निर्भर करता है, अध्यापक द्वारा स्पष्ट निर्देशन। ठीक है, योग का कोई भी नया अभ्यास अध्यापक जब स्पष्ट निर्देश देगा उसी से सीखा जाता है, उसी से सीखा जाता है, ये बता रहे हैं। अभ्यास पर आरंभ करने से पूर्व मौखिक रूप में व्यक्ति या समूह द्वारा प्रत्येक अभ्यास करते समय अभ्यास की समाप्ति पर सूचना या दोष निवारण के रूप में प्रारंभिक निर्देश छात्रों को अशुद्ध न होने में, उन्हें रोकने में सहायता देते हैं। शुरू होने से पहले ही मौखिक रूप से कोई कमियां, कोई दोष, वो सब पहले से ही बता दे तो छात्र गलतियां नहीं करें। ठीक है, व्यवहारिक निर्देश छात्रों को शुद्ध और प्रभावी कार्य संपन्न करने में सहायक होते हैं, इसका ध्यान रखना है। अब 5-6 बिंदु है, उनको पढ़ना है। इस बात से आश्वस्त हो कि कक्षा के सभी छात्रों का ध्यान शिक्षक के निर्देश देने के पूर्व शिक्षक पर ही हो, मतलब सारे छात्र का ध्यान केंद्रित शिक्षक पर हो। जब भी कोई लंबा स्पष्टीकरण देना हो तो छात्रों को बिठा दें, खड़ा नहीं रखें। निर्देश संक्षिप्त, स्पष्ट और मंद गति से दिए जाएं। अध्यापक के निर्देश कैसे होने चाहिए, प्रश्न आ जाए तो संक्षिप्त हो, छोटे हो, मतलब स्पष्ट हो, धीमे हो, तेज गति से नहीं हो, एक समय में केवल एक बात का ही निर्देश हो। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करें। प्रत्येक क्रिया का अभ्यास किए जाने के पूर्व उसकी क्रिया विधि को अवश्य स्पष्ट करें, अवश्य स्पष्ट करें। इस प्रकार अब कक्षा की संरचना, ठीक है, तो कक्षा की संरचना में दो ही महत्वपूर्ण है। छात्र की दृष्टि से यदि बड़ा समूह है, यदि बड़ा समूह है और छोटा समूह है, छोटे समूह के लिए अर्धचंद्राकार व्यवस्था और बड़े समूह के लिए पंक्तिबद्ध व्यवस्था। लेकिन पंक्तिबद्ध व्यवस्था के साथ साथ शिक्षक के लिए मंच भी हो, डायस भी हो। ठीक है, शिक्षक के लिए डायस भी हो, मंच भी हो, बस ये बैठने की व्यवस्था है। अब पंक्तियां कैसी हो सकती है, तो पंक्तियों में कम बच्चे हो तो ये पंक्तियां बना सकते हैं, अधिक बच्चे हो तो फिर ये पंक्तियां बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 5-6 प्रकार की पंक्तियों का वर्णन है। एक ये ऐसे बैठने की है, एक ऐसे बैठने की है, फिर अर्धचंद्राकार है, फिर अर्धचंद्राकार है, उसके अलावा एक इस प्रकार भी है, इस प्रकार भी, इधर इधर इधर। ठीक है, और अर्धचंद्राकार 2 प्रकार की है। अर्धचंद्राकार हो गई, उसके बाद भी इसके पीछे बैठ सकते हैं, ये इस प्रकार, प्रत्येक 2 छात्रों के बीच में पीछे एक छात्र। ठीक है, ये 2 छात्र, इसके पीछे एक, 2 छात्र इसके पीछे एक, 2 छात्र, ये अर्धचंद्राकार। और एक अंतिम व्यवस्था इस प्रकार की हो कि ये इस प्रकार।
ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक बच्चे बैठ रहे हैं, यहाँ भी बैठ रहा है, यहाँ भी बैठ रहा है, यहाँ भी बैठ रहा है, यहाँ। तो ये 5-6 प्रकार की बैठने की व्यवस्था है। अधिक बड़ा समूह हो तो पंक्तिबद्ध लाइन, तो पंक्तिबद्ध लाइन, और शिक्षक के लिए डाइस। छोटा समूह हो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ये 2 चीज स्मरण रखनी है। इसी से प्रश्न घुमा के इधर उधर से हमेशा एक आध आता ही आता है। अब दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, ठीक है। विविध क्षेत्रों में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आजकल ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य साधन देख भी सकते हैं, और सुनने के लिए स्पीकर का हो गया, हर चीज का प्रयोग हो गया, ठीक है। यद्यपि ये गहन दृश्य से सदा ही अध्यापक की पहुंच में नहीं होते हैं, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि दृश्य श्रव्य साधन महत्वपूर्ण है। जैसे अभी दिख भी रहा है, सुनाई भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य साधनों में क्या आता है? श्यामपट, बोर्ड, मॉडल्स, प्रतिकृतियां, रेखा चित्र, आकृतियां, छाया चित्र, फिल्म स्ट्रिप, दूरदर्शन इत्यादि, पीपीटी इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अब चर्चा विमर्श, पाठ के अंत में थोड़ी देर के लिए प्रश्नोत्तर का कार्य होना चाहिए। पाठ के अंत में थोड़ी देर के लिए प्रश्न उत्तर का सेशन होना चाहिए, ठीक है। इससे उपलब्धि का मूल्यांकन होने और छात्रों की कठिनाई का निराकरण। प्रश्नोत्तर के क्या लाभ है? कक्षा के बाद यदि प्रश्नोत्तर होगा तो छात्र ने कितना सीखा ये पता चलेगा, इसको बोलते हैं उपलब्धि, और छात्रों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है, ठीक है। छात्रों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करें और अपने विचारों से चर्चा हेतु संबोधित करें। छात्रों द्वारा प्रस्तुत छोटे प्रश्नों को ना तो हतोत्साहित करें, ना ही उनकी हंसी उड़ाएं, ठीक है। यथासंभव सबको सम्मिलित करने का प्रयास करें, मर्यादित बिंदुओं पर चर्चा हो, इत्यादि है। पाठ अतिरिक्त अभ्यास, योग अभ्यास को प्रारंभ करने और प्रविधियों को स्पष्ट करने के कार्य को चालू रखने के पश्चात भी घर पर भी अभ्यास करें, इसके लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रकार ये अपने कक्षा प्रबंधन, बैठने की व्यवस्था पूरी हुई। अब योग में अध्यापन साधन और इसका महत्व। योग में अध्यापन के साधन हैं, टीचिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो साधन और उनका महत्व है। तो योग में अध्यापन साधन और इसका महत्व। उसका महत्व। एक किसी व्यक्ति का कमेंट है, इसको स्मरण रख लेना, ऐसे कैसे पूछ लेंगे, क्योंकि इस 9th यूनिट के जो मतलब टीचिंग वाले क्वेश्चन है केवल धाम के अलावा आउट ऑफ नहीं पूछेंगे। तो इन्होंने एक व्यक्ति का नाम दिया श्री किमिनियस। इसने क्या कहा है? सभी अध्ययनों की नींव इंद्रियों संवेदी वस्तुओं को स्पष्ट प्रस्तुत करने में निहित हैं, जिससे कि उन्हें आसानी से मूल्यांकित की जा सके। सभी स्टडी की जो नींव है वो इंद्रियों और संवेदी वस्तुओं को स्पष्ट प्रस्तुत करने, ठीक है। जो भी संवेदी हमारा ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रिया इत्यादि हैं, और उन वस्तुओं के जिनका ज्ञान हम देना चाहते हैं उनको स्पष्ट प्रस्तुत करने में निहित है। तो मूल अध्ययन की नींव किसमें है? जिस वस्तु, जिस ज्ञान को हम सीखना चाहे वो स्पष्टता सामने आए। यदि वो धुंधली धुंधली आए तो पूर्ण ज्ञान होगा ही नहीं। तो अध्ययन की नींव किसमें? स्पष्ट ज्ञान में है, स्पष्ट ज्ञान में है। उपयुक्त विषय को समझने और सीखने के लिए साधन प्रभावशाली तरीके से प्रारंभिक और अभिप्रेरक हैं, ठीक है। साधन छात्र के मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे कार्य के लिए, अच्छे सीखने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए है। अध्यापक को अधिकतम संभावित चैनल जैसे मोटर और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, मोटर यानी प्रेरक तंत्र, जिससे प्रेरणा मिले, जिससे ज्ञानेंद्रियों का डायरेक्ट टच हो, ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो अध्यापन में प्रयोग होने वाले विभिन्न साधन ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड,
ग्राफिक साधन, सचित्र पाठ्य पुस्तकें, मैग्नेटिक बोर्ड, यौगिक मॉडल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, दीवार, पोस्टर, चार्ट, योग की तस्वीरें, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, वीडियो सीडी, एलसीडी, पीपीटी एक और जोड़ सकते हो। इतने हैं, ये इतने साधन हैं। तो इसके बारे में आप सबको पता है, जो ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण है, योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। इसका प्रश्न अभी तक आया नहीं है, प्रश्न आ सकता है, और 7 प्रकार के प्रश्न इन्होंने दिए हैं, इन्होंने दिए हैं। योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। प्रशिक्षण एक विज्ञान है, जिस तरह शिक्षण एक विज्ञान और कला थी, ठीक है ना, टीचिंग, इसी प्रकार प्रशिक्षण भी एक विज्ञान है, ठीक है, और ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। शिक्षक को ये पता चलता है कि शिष्य को समझ में आया या नहीं, तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। सामान्य प्रश्न, प्रगति वाले प्रश्न, विचार करने वाले, गहन चिंतन करने वाले, तुलनात्मक, सोचने को मजबूर करने वाले, इत्यादि प्रश्न हो। अब प्रश्न कैसे हो विद्यार्थियों के लिए, तो बोल रहे हैं प्रश्न अर्थपूर्ण हो, जिनका कोई अर्थ निकले वैसे प्रश्न हो, संदेह उत्पन्न करने वाले नहीं हो। योग प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछें। तो जो सीखना चाहता है उसको विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। पाठ सिखाते समय शिक्षक भी सरल प्रश्न पूछें, फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्न पूछें। अब प्रशिक्षण एक कला और विज्ञान है। जिस तरह शिक्षण भी एक, वो हमने पढ़ा, इसी प्रकार ये भी। ये गांगुली एवं मूर्ति 1976 का इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी, प्रैक्टिस भी क्या है, एक कला और विज्ञान है। विज्ञान इसलिए एक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर और विभिन्न प्रकार से होने के कारण ये कला भी है, ये कला भी है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में परिप्रश्न सेवया, ये वाला जो था, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक आप देख लेना। परिप्रश्नेन परिसेवया, सीखने के योग 3 प्रकार के हैं। तो किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए भगवान ने बताया गया है। तो प्रणिपातेन, ठीक है, समर्पण के द्वारा, सेवा के द्वारा और प्रश्न पूछने के द्वारा ज्ञान बढ़ाएं, ठीक है। प्रणिपातेन, सेवया और परिप्रश्नेन, तो इस गुरु के प्रति समर्पण करके, गुरु की सेवा करके और गुरु से विनम्रता प्रश्न पूछकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो इस सीखने की योगी की तरफ इसमें अपना पाठ्यक्रम है। तो गीता का चौथे अध्याय का 34वां श्लोक स्मरण रखना। प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन। प्राचीन समय में प्रश्नों उपनिषद अपना प्रश्न पर आधारित है। 6 ऋषि महर्षि पिपलाद से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिलता है। तो गीता में भी परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है, प्रश्नोत्तर के द्वारा गुरु से शिष्य अपने प्रश्न हल कराते थे, हल कराते थे। अब प्रश्नों के प्रकार, कैसे प्रश्न होने चाहिए। तो पहला है प्रस्तावना प्रश्न, फंडामेंटल क्वेश्चन। विद्यार्थी गहराई और पूर्व ज्ञान अनुभव खोजने के लिए, फिर उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए पाठ का आरंभ करते हुए योग शिक्षक प्रस्तावना पूर्वक, व्यासन क्या होता है, शुरू में शिक्षक आके उस चीज के बारे में ऐसे ही प्रश्न खड़ा करें, ऐसे ही प्रश्न खड़ा करें। प्रारंभ में केवल 1 और 2 प्रश्न पूछने चाहिए, पूछने चाहिए। तो पहला ये हो गया। दूसरा है प्रश्न बनाना, प्रस्तावना प्रश्न। दूसरा क्या है, प्रश्न बनाना। ये विद्यार्थी को किसी अभ्यास का विषय में आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है। विद्यार्थी अपना दिमाग उपयोग करने में मजबूर होते हैं, विषय समझने में मजबूर होते हैं। तो ये प्रश्न बनाना है। इस भारतीय नक्शे में कोलकाता पोर्ट किधर है,
पश्चिम बंगाल में जूट लोकप्रिय क्यों है? ठीक है, इसी प्रकार योग के कितने अंग है? 8 अंग क्यों है? 6 अंग क्यों है? 4 अंग क्यों है? ये अभ्यास इतना ये प्रभाव क्यों डालता है? तो इसका सोचने के लिए मजबूर करना, तो ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं। तीसरा है प्रश्न बनाना, ठीक है, दूसरा प्रश्न बनाना। तीसरा है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। विचार करने पर मजबूर, व्यक्ति को विचार करने मतलब कि केवल्य मिलता है, क्यों मिलता है? दुख का नाश होता क्यों होता है? दुख क्यों आता है जीवन में? इसमें फिर विचार करेगा, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। चौथा है कुछ समस्याओं को हल करने वाले प्रश्न। कोई समस्या, उसका समाधान कैसे करेंगे? जब ये रोग हो गया तो इसका कैसे, ठीक है, दो के बीच झगड़ा हो गया, समाधान। तो क्या समस्याओं को, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न। क्या प्राणायाम श्वास प्रश्वास से नाड़ी स्थान से संबंधित है? क्या श्वास को रोकना प्राणायाम है? इत्यादि, ये सब क्या है? समस्या वाले प्रश्न है। पांचवा है बोध कराने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो पाठ के बारे में सही ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो बोध तो आसन का क्या, स्थिरम सुखम आसनम, बोध कराता स्थिर हो, सुखपूर्वक हो, वही आसन है, अन्यथा आसन नहीं है। प्राणायाम क्या है? तो किस प्रकार बाह्य आभ्यंतर स्तंभ बनती है, तो प्राणायाम है। छठा है तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न, तुलनात्मक सिद्धासन पद्मासन के बीच में तुलना, ठीक है, उज्जयी भस्त्रिका के में सूर्य वेदन भस्त्रिका, इस प्रकार दो अभ्यासों के बीच में तुलना है, तो वो तुलनात्मक प्रश्न है। और अंत में सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न, पूरा कंक्लूजन निकालने वाले क्वेश्चन। आसन और प्राणायाम क्यों करते हैं, उनसे क्या बेनिफिट है, ठीक है, यम नियम क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये अंतिम प्रकार के प्रश्न हैं, सारांश प्रस्तुत करने वाले। इस प्रकार ये 7 प्रकार के प्रश्न हैं। तो सीखने के लिए प्रश्न आवश्यक हैं और प्रश्न पूछना चाहिए। तो योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला, और क्योंकि प्रशिक्षण, योग प्रैक्टिस साइंस और कला दोनों है। प्रशिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। प्रश्न पूछने का पारंपरिक स्वरूप, प्रश्न का पारंपरिक स्वरूप है, गीता में भी वर्णन है। गीता में प्रणिपातेन शब्द परिप्रश्नेन और सेवया, इसी प्रकार हमने प्रश्नोपनिषद में देखा, प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर दिए जा रहे थे। इसी प्रकार हमने कठोपनिषद में देखा, तो इसी प्रकार हमने तैत्तिरीय उपनिषद में देखा, जहां प्रश्न पूछे गए और उत्तर दिए गए, उत्तर दिए गए। इसी प्रकार आधुनिक रूप में भी 7 प्रकार से प्रश्न हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है, पहला कौन सा है? प्रस्तावना प्रश्न, फंडामेंटल प्रश्न, एकदम प्रश्न बनाना, प्रश्न बनाना सीखे, क्वेश्चन। तीसरा है विचार उत्पन्न करने वाले प्रश्न, उत्पन्न करने वाले प्रश्न। चौथा है समस्याओं वाले प्रश्न। पांचवा है बोध कराने वाले प्रश्न, बोध ज्ञान कराने वाले, ठीक है, बोध कराने वाले प्रश्न। छठा है तुलनात्मक प्रश्न, और सातवां है सारांश प्रस्तुत करने वाले, कंक्लूजन प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। इस प्रकार ये 7 प्रकार के प्रश्न हैं, 7 प्रकार के प्रश्न हैं। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए।
तो पाठ नियोजन अर्थात लेसन प्लान, तो लेसन प्लान कैसा हो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अध्यापन के हेतु है छात्रों में अच्छे परिवर्तन लाना, और इस परिवर्तन हेतु लेसन प्लान अच्छा होना चाहिए। पाठ नियोजन प्लान, लेसन प्लान के लाभ क्या क्या है? तो अध्यापक को अपने विचारों को एक दिशा में ले जाने में हेल्प मिलती है, अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, मार्ग से विचलन से बचता है, अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्य को मन में रखने में सहायता मिलती है। टीचिंग का जो पर्पज है और जो प्रोसेस है वो मन में रखने में हेल्प मिलती है। सामग्री, चिंता और समय बच जाता है, पहले ही लेसन प्लानिंग कर लें तो भविष्य की योजना में सहायता मिलती है। अब अच्छी लेसन प्लान के गुण, ये गुण हो गए, पहले हमने लाभ पढ़े, अब गुण। ये प्रश्न आ चुका है, इसे उपयोग के कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। लेसन प्लान कब बनाना चाहिए? तो क्लास से ठीक पहले, ठीक पहले। लगभग 30-32 प्रश्न आए हैं अभी तक इस चैप्टर से, सारे इसी बुक से लगभग। तो ये प्रश्न सबसे अच्छा आवश्यक गुण में से पहले ही आया, उपयोग के कुछ समय पूर्व, कुछ समय पूर्व ही था, ठीक पहले ही बनाना चाहिए। स्पष्ट और विस्तृत हो, लेसन प्लान स्पष्ट और विस्तृत हो, व्यक्तिगत भिन्नता का विचार ध्यान रखकर, प्रत्येक अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक साथ एक जैसा ही बना लिया, नहीं, डिफरेंट टाइप हो। और कुछ बातें होनी चाहिए, पाठ के उद्देश्यों का, लेसन के पर्पज का कथन हो, स्टेटमेंट हो, क्रियाओं और अनुभवों का भी स्टेटमेंट हो, आवश्यक सामग्री की सूची हो, प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण हो, पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान हो, इत्यादि हो। ठीक है, तो ये सब है। यौगिक पाठ का तत्काल उद्देश्य किसी यौगिक अभ्यास की प्रस्तुति और क्रियाविधि है। प्रश्न आ सकता है, स्मरण रखें, यौगिक पाठ का तत्कालिक उद्देश्य क्या है? तो यौगिक पाठ का तत्कालिक उद्देश्य किसी यौगिक अभ्यास की प्रस्तुति और क्रियाविधि है, उसका प्रस्तुतिकरण और उसको कैसे करना, कैसे वापस आना, यही तत्कालिक उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी है कि पाठ में सहभागी छात्रों को अभ्यास का स्पर्श हो और भविष्य में करते रहने की प्रेरणा मिले। यौगिक पाठ संचालित करने की दृष्टि में कुछ 12 ऐसे ही प्रकार दिए गए हैं, कुछ संकेत है, किस किस प्रकार लेसन प्लान होना चाहिए, जिसमें वातावरण का निर्माण हो, प्रदर्शन अभ्यास हो। ठीक है, अभ्यास को प्रस्तुत करने से पाठ का आरंभ होता है, तो पाठ के आरंभ हारे में 2 काम होते हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण हो जिसमें सूचनाएं दी हो, प्रदर्शन अभ्यास का विश्लेषण, छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास करने हेतु समय, समूह अभ्यास, बुद्धि सुधार, निर्देशन कार्य, प्रदर्शन पुनरावृत्ति, पुनः प्रदर्शन करना, अभ्यास पुनरावृत्ति, पुनः अभ्यास करना, पुनः प्रदर्शन, और विश्राम अवधि, इस प्रकार लेसन प्लान के अंतर्गत 12 प्रकार से जो दिए गए हैं, इस प्रकार लेसन प्लान डिजाइन करें। इसमें उनके बारे में निर्देश भी करें, अभ्यास भी कराएं, व्यक्तिगत अभ्यास भी हो, समूह अभ्यास भी हो, त्रुटियों को सुधारें, फिर निर्देशन करें, फिर दोबारा प्रयास कराएं, दोबारा अभ्यास कराएं, दोबारा प्रदर्शन कराएं, और फिर अंत में शवासन विश्राम करवा दें, शवासन करवा दें। इस प्रकार ये कहा गया है। अब 12 बातें ये थी, 12 बातें और हैं। यौगिक पाठ को कार्यान्वित करने की स्पष्ट और पूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें होती है। इसमें से प्रश्न आ सकता है, प्रार्थना या प्रार्थनामय मन स्थिति से कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाना। ठीक है, प्रार्थना या प्रार्थनामय मन स्थिति में कक्षा के अनुकूल, प्रार्थना से सबका मन कक्षा में आ जाता है। शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्पना की स्थापना करना। शाब्दिक
जैसे आज आसन करवाएंगे मयूर आसन, तो पहले उस मयूर आसन के बारे में मौखिक रूप से बता दिया। फिर योग अभ्यासों का पूर्ण चित्र प्रदर्शन, फिर मयूरासन कैसा चित्र के द्वारा बता दिया। संपूर्ण क्रियान्वयन को अवस्था या भागों में विश्लेषित करना, पूरा पहले कैसे करना है, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे, ये पूर्ण प्रक्रिया होगी, इस प्रकार बताना। अध्यापक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास अध्यापक के मार्गदर्शन में ही करना। ठीक है। कार्य का पुनः विश्लेषण महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देते हुए इसमें ये प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस प्रकार कर। समूह द्वारा पुनः अभ्यास करना, प्रदर्शन, चर्चा, संप्रवर्तन की आवश्यकता हो, अल्प सक्षम छात्र है तो उनके लिए और अच्छे से उनको बताना, और अंत में शवासन कराकर पूर्ण विश्राम करना। इस प्रकार ये यौगिक पाठ के संदर्भ में 12 विचार थे। योग पाठ एक अभ्यास सत्र भी हो सकता है, एक लेसन जो हम दें वो एक अभ्यास सत्र भी हो सकता है जिसमें आसन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार के पाठ में पूर्व के अभ्यासों को कराया जाता है। इस प्रकार 2 प्रकार के योग के पाठ होने में अंतर होना स्वाभाविक है। पहले प्रकार के पाठ का मुख्य प्रयोजन नए अभ्यास को विस्तृत क्रियाविधि सहित सिखाना है, और दूसरे प्रकार के पाठों में सीखी क्रियाविधि को करते रहने पर। 2 प्रकार के पाठ हुए, एक में वो मौखिक समझा के कराना, और दूसरे एक में लेक्चर देके पहले समझाया फिर कराया, और एक में करवाते करवाते ही सब कुछ सिखाना। इस प्रकार ये 2 हो गए। अभ्यास युक्त पाठों में 4 बातें ध्यान रखनी है। क्या? किए गए योग अभ्यासों के समूह होते हैं, योग अभ्यासों के अपने अपने समूह होते हैं। लेट कर किए जाने वाला आसन, खड़े किए जाने वाला आसन, विश्रांति कारक, इस प्रकार समूह होते हैं। ठीक है। ज्ञात क्रियाविधियों में से अर्थपूर्ण अभ्यास, बहुत सी क्रियाविधि है लेकिन जिसका अर्थ निकलता हो, कोई मीनिंग हो, वैसे अभ्यास कराए जाते हैं। प्रगमन के सिद्धांत पर आधारित एक क्रम है। प्रोग्रेशन के सिद्धांत पर, अर्थात प्रोग्रेस हो, व्यक्ति कुछ आउटपुट निकले, वो भी होना चाहिए। तथा संभव योग अभ्यास के विविध समूह अधिकाधिक लाभ होने की दृष्टि से तान, शीतलीकरण, श्वसन विद्या और ध्यान का उपयोग कर चुने जाते हैं। खिंचाव उत्पन्न हो, शीतलीकरण हो, श्वसन विद्या और ध्यान, इस प्रकार इन्होंने कहा है। अब ध्यान पाठ के संचालन हेतु कुछ संकेत, तो ये ध्यान वाला पढ़ लें, अवश्य पढ़ें, एक आध प्रश्न आता है इससे। ध्यान एक मानसिक युक्ति है जो प्रेरणा को परिसीमित करती है। जो मोटर हम प्रेरणाएं जो बहुत अधिक आ रही है उसमें परिसीमित करती है, कंट्रोल करती है।